अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है पाकिस्तान के अंदर जो आइन साजी के जो मराइल हैं वो क्या हैं, और आइन बनाने में कौन कौन सी हर्डल्स पेश आई वो, और पाकिस्तान को 1947 से लेके 1956 तक का जो टाइम पीरियड है वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब पाकिस्तान बना तो उसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आइन का होना जरूरी है। तो सबसे पहले समझे कि आइन क्या है। आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एक मुल्क को चलाने के। एक मुल्क को चलाने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो उस आइन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो सडनली हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, और ना ही हम इतना जल्दी कोई बना सकते थे। जिन्ना साहब ने ये किया कि 1935 का एक्ट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, उस एक्ट को पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना के नाफिज कर। इंटरम, जिसको आप आरजी भी कहते हैं, टेम्परेरी भी कहते हैं, ये वो आइन है जिसके तहत पाकिस्तान को चलाया गया। और उसके अंदर रद्दबदल की गई 1935 का एक्ट, जो ब्रिटिश लेकर आए थे हिंदुस्तान को चलाने के लिए। ये वही पाकिस्तान का पहला आइन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इसको हम जानते हैं। अच्छा, 1947 में चले, उसके अंदर अमेंडमेंट करके इसको नाफिज कर दिया गया, और जो भी चीजें चेंज करने वाली थी वो कर दी गई। लेकिन साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि हम अपना फ्यूचर का आइन बनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जिन्ना साहब की जो स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी कि आइन को बनाने में टाइम नहीं दे पाए। सबसे बड़ा जो उस वक्त इशू था वो था रिफ्यूजी का, उनकी सेटलमेंट का, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स, फिर आगे इस मुल्क को लेके जाना। और सबसे बड़ी वजह कि हम एक पाकिस्तान जैसे ही एक स्टेट बना है, और आते ही हम एक पहली जंग में चले गए 1948 की, और पाक पाक भारत जंग जिसको कहते हैं, जो कि मसला कश्मीर के ऊपर। तो ये इशू बन गया। इन वजूहात की वजह से आइन बनाने में प्रॉब्लम्स आई। सो हम ये देखते हैं को फिर एक काम किया गया कि हम फ्यूचर का आइन बनाएंगे। लेकिन जिन्ना साहब की सडनली जो डेथ है, उस वजह से ये जो आइन है वो ना बन सका। हुआ ये कि लियाकत अली खान जो मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर को संभाला। और आफ्टर द डेथ ऑफ जिन्ना, ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने एज अ सेकंड गवर्नर जनरल के तौर पे पाकिस्तान को संभाला। और जैसे ही संभाला तो उसके बाद लियाकत अली खान ने असेंबली के अंदर अपनी स्पीच की, और स्पीच के अंदर ये कहा कि हम जो मुल्क का पहला आइन बनाएंगे। और वो आइन, पाकिस्तान का पहला आइन बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन मूव की गई, जिसको 12 मार्च 1949 का रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसको आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे भी जानते हैं, जिसको करारदाद पाकिस्तान के तौर पे भी जानते हैं। ये करारदाद बेसिकली 7 मार्च को 1949 में पेश की गई। तो इसका मकसद सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इसका मकसद क्या था, कि हम फ्यूचर का आइन बनाएं। इसके अगर बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है सोवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह, इक़्तिदार आला। जो है इक़्तिदार आला क्या है? इक़्तिदार आला आ, जिसमें जो तमाम कायनात का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है, और एक तमाम रूल्स जो हैं, जो पावर का सरचश्मा है वो खुदा ताला की जात है। और इंसान जमीन के ऊपर, रूह जमीन के ऊपर अल्लाह ताला का नायब है, और वो नायब होने के नाते इन इस पावर्स का इस्तेमाल करेगा। और वो इस मुकद्दस
जो अमानत है वो इसको समझेगा। उसके बाद आ जाता है जो सबसे पहले, चूंकि पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के अंदर एक सबसे पहला जो स्लोगन दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या। उस नजरिए को, उस सोच को आगे रखते हुए हमने सबसे पहले ये कहा कि इस्लामिक वैल्यूज क्या होंगी, इस्लामिक कदरें जिसको कहते हैं, उन कदरों के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी इक़दार है उनको फरोग दिया जाएगा। इस रेजोल्यूशन के अंदर जो सेकंड बात रखी गई, उसके अंदर ये कहा गया कि जो इस्लामी कदरें क्या, लाइक डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, उसके बाद आ जाता है सोशल जस्टिस है। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको इस्लामी नजरियात के अंदर, इस्लामिक सोच के अंदर अडॉप्ट किया जाना था। ये सेकंड पॉइंट था। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, जिसके तहत ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर मुसलमान, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो या चाहे वो गवर्नमेंट से बाहर हो, वो इस्लामी असूलों के मुताबिक, इस्लामी असूल कौन से हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर करेगा। ये एक बात हमें उस वक्त हमें नजर आती है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो बात की गई कि मुसलमान पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो तमाम इंसान हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता था, क्या गैर मुस्लिम जो थे उस वक्त, जो मिनोरिटीज के लोग थे, क्या वो किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा उस वक्त ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर अगर जहाँ पे हम डिबेट देखते हैं, उस डिबेट के अंदर बहुत से कुछ ऐसे अरकान असम्बली थे जिन्होंने इसकी की मुखालफत भी की। लेकिन चूंकि उस मुखालफत को आज तक हमारी की बुक्स के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता कि क्यों इसका आगे जाके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नुकसान होगा। खैर ये एक अलग से बात है। फिर अगला जो पॉइंट था वो ये डिस्कस किया गया था कि टू प्रोटेक्शन ऑफ द मिनोरिटीज, जिसके अंदर अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात की गई। और ये कहा गया कि तमाम अकलीती जमातें, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, वो जितने भी है पारसी हैं या अदर कम्युनिटीज के जो लोग हैं, वो रह रहे हैं, वो अपनी अपनी इबादत गाहों में, अपनी अपनी तबलीगात में जो तबलीग है वो कर सकते हैं। इबादत में आज़ादाना तौर पे वो आज़ाद है। इसके तहत ये एक वो जो जिना की स्पीच है, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, उसको सामने रखते हुए ये एक तनाजर में ये बनाया गया कि जो मिनोरिटीज है वो भी पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितना के मुसलमान हैं। उस हवाले से अच्छा, जो अगला पॉइंट है वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जिसके अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर एक वफाकी हुकूमत बनाई जाएगी जो बाकी अकाइयों को, अकाइयाँ मतलब जो सूबे होंगे, जो और जो अदर प्रिंसली स्टेट्स थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट या स्टेट्स थी जिन्होंने अभी तक अलहाक करना था, तो उन रियासतों के हवाले से ये फैसला किया जाना था। ये भी हम कह सकते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट, एक स्ट्रक्चर जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चारों सूबों को, पांचों सूबों को, बल्कि चार सूबे और फिर उसके बाद जो गिलगित का इलाका है या फिर कश्मीर का या जो अदर जो इकाइयां हैं उनको, उनके ऊपर उनकी हुकूमतों के साथ मिलके एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो काम करेंगे। अच्छा, अब मेन चीज आ जाती है कि कानून कौन सा होगा। ये तो था कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। अच्छा, इसमें एक और बात की गई, वो ये था कि अगर कोई इशू आ जाता है लाइक जिंदगी गुजारने में या कोई और सोशल इश्यूज आता है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इस्लामी कानून के अंदर हमें सारी लेजिस्लेशन करनी होगी और उस कानून को सामने रखते हुए हमने इस फार्मूले को अडॉप्ट करना है और उस फार्मूले को सामने रखते हुए हमने ये चीजें अडॉप्ट करनी है। ये एक बात है जिसको हम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के तहत हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे ही बना उसके अंदर कुछ ऐसे इलाके थे जो पसमानदा थे, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, और बहुत से वो इलाके, ऐसे इलाकों के ऊपर फोकस किया जाना था। तो उस हवाले से सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो चीजें हैं वो भी फोकस की गई। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो पसमानदा इलाकों के हवाले से एक स्टांस लिया गया, और वो स्टांस ये था कि
उनकी तरक्की के लिए काम करना है। जो हमारे ऐसे एरियाज जो बहुत ही जहाँ पे जो जिंदगी है गुजारना बड़ा मुश्किल था, तो वाले से स्टेप लिया गया कि हमने किस तरह करना है। अच्छा, एक और भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर एक पॉइंट था, आप लोगों ने सुना होगा, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जिसको आप फलाही रियासत कहते हैं, अभी भी जो रिसेंटली पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने उसका स्टांस था कि हम एक फलाही रियासत बनाएंगे, जिसके अंदर फलाही रियासत बेसिकली ये होती है जिसके अंदर जो बैन अवी तौर पे अमन और खुशहाली की बात की जाती है। ऐसी रियासत जिसके अंदर जिसका मकसद ये होता है कि आवाम की खिदमत करना। तो ये वेलफेयर स्टेट का ये कंसेप्ट जो है वो बनाया गया। और लास्ट पे जो किसी भी रियासत को बचाने के लिए उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है अपने दिफा को, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो भी मुनासिब बंदोबस्त होंगे वो करेगा। ला अगर उसे किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करनी पड़ती है, या जो अगर वो किसी से इमदाद करनी है या किसी से लेनी है, तो उन चीजों में वो मुकम्मल आजादाना तौर पे वो फैसले करेगा और आजादाना तौर पे इसके ऊपर काम करेगा। तो ये था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको सामने रखते हुए ये प्रेजेंट किया गया। लेकिन हुआ क्या? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर देंगे। पास करने के बाद आगे चल के हम ये देखते हैं कि चलें जी, अब फार्मूलेशन का काम स्टार्ट हो गया। ये तो बस शॉर्ट से पॉइंट्स थे जिनको सामने रखते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना था। लेकिन डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले हुआ ये कि 16 मार्च 16 अक्टूबर 1951 के अंदर पिंडी के अंदर लियाकत अली खान एक जलसे के अंदर स्पीच कर रहे थे। उस स्पीच के अंदर उनको गोली मार के शहीद कर दिया गया। सो पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह से शहीद कर देना एक बहुत बड़ा सान्या था जो ये पेश आया। अब कहने वाले कहते हैं जी वो एक बंगाली था, ये था, ये एक अलग सी बात है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह से गोली मार के शहीद कर देना एक ये एक वो टाइम पीरियड है जो पाकिस्तान को एक दलदल की तरफ धकेलता गया। और वो वही वही स्टांस है जिससे हम कभी आज तक निकल नहीं सके। क्योंकि रीजन ये है कि लियाकत अली खान को कत्ल करने वाले जो भी हाथ थे उनको आज तक सजाएं नहीं दी गई। और अगर उनको उस वक्त सजाएं दे दी जाती, कहने को तो ये है ना कि जिसने उस वक्त गोली मारी थी उसको मौके के ऊपर ही शहीद कर दिया गया, या सॉरी कत्ल कर दिया गया। लेकिन करवाया किसने था आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, और ना ही ये फाइल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पे ही अभी तक पब्लिश नहीं किया गया कि वो ये वाकया क्यों। अच्छा, चले इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको चलाना था। सो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने गवर्नर जनरल के ओहदे से रिजाइन किया और पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ओहदा संभाला। और उस ओहदे को संभालने के बाद उन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। सो ये एक एक लियाकत अली खान की सरबराही में एक कमेटी बनी जिसको बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का नाम दिया गया, जिसमें तकरीबन 24-25 मेंबर थे। उन लोगों ने दिन रात मेहनत की या काम किया तो एक डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार किया जो असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया गया। लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लाइक प्रोवेंशनल ऑटोनॉमी के ऊपर, जिसको हम आज तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस वक्त इसको डिनाई किया गया। या हो सकता है कि उसको वफाक उस वक्त कमजोर समझा जाता था, इस वजह से था ये। और सबसे बड़ा जो इशू ये था जिसको आप लैंग्वेज प्रॉब्लम कहते हैं। तो पाकिस्तान चूंकि उस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड था, और वो हिस्से थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इस ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के चक्कर में जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी जो उस वक्त जबान बोली जाती थी वो थी एक बंगाली, और दूसरे नंबर पे थी पंजाबी। चूंकि पंजाब के अंदर का एक पॉपुलेशन के लिहाज से वो बहुत बड़ा इलाका था। और तीसरे नंबर पे चूंकि हमारी कौमी जबान थी, हम ये कह सकते हैं उर्दू। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अ,
जो उर्दू स्पीकिंग है वो तकरीबन 12% है। और ये इतनी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें इससे ज्यादा 48% पंजाबी बोली जाती थी और 55% बंगाली उस वक्त बोली जाती थी पॉपुलेशन के लिहाज से, और पूरे एक सूबे को रिप्रेजेंट करती थी। सो उस वक्त ये कहा गया कि हमारी कौमी जबान उर्दू होगी, लेकिन चूंकि बंगाली उस वक्त उन्होंने ये एक पॉइंट रेज किया कि जिस तरह इंडिया के अंदर जैसे ही आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने जितनी भी जबानें हैं इंडिया के अंदर बोली जाती हैं उनको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जुबानें थी उनको एज अ नेशनल लैंग्वेज उसको प्रमोट किया जाता। यही वजह है कि आज सिंधी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला उन जबानों को प्रमोट नहीं कर पाया। पाकिस्तान में जो लैक ऑफ नॉलेज है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो सुबाइयत परस्ती है उससे ये उसकी हवा जो है वो उस वक्त बड़ी, जिसमें हम लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक सोर्स होती है एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। सो उस हवाले से एक रिप्रेजेंटेशन जो थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई, और ये कहा गया कि जो सूबे हैं उनकी जबानें उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमारी एक कौमी जुबान है और जो कि उर्दू है, जो अभी भी पाकिस्तान के अंदर बोलने में बहुत कम है तादाद में, लेकिन जो कि कौमी जुबान लिख दी गई है आइन के अंदर तो हमें वो बोलना पड़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान सबसे ज्यादा जो जबान है वो अपनी मादरी जबान में, जो उसकी माँ की जबान है, जिस तरह पंजाबी है, पंजाबी बोलने वाला बच्चा अपनी पंजाबी जबान को सबसे ज्यादा सीखता है। और इसी तरह जो अदर लैंग्वेज है, चाहे वो पश्तो स्पीकिंग है या चाहे वो सिंधी स्पीकिंग है या बलोची स्पीकिंग है, तो इस हवाले से उन जबानों का अपना अपना स्टांस। खैर, ख्वाजा नाजमुद्दीन ने सेकंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपना ओहदा संभाला, और उन्होंने इस मुल्क को दोबारा से चलाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के अंदर लेजिस्लेशन की, और उनको कहा कि आप जो है वो आइन साजी करें। अच्छा, आइन साजी अभी करनी ही थी, तो जो ख्वाजा नाजमुद्दीन है उनको बरतरफ कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। और उस वक्त जो था जो स्पीकर थे उस वक्त थे मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन केस आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये केस लगा सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और उसने ये फैसला कर दिया कि गवर्नर ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जो हुकूमत है उसको गलत बरतरफ किया, तो लिहाजा उसको बहाल करें। लेकिन चूंकि गवर्नर जनरल उस वक्त उसने कहा कि असेंबली अपनी अपना जो इंटरेस्ट है वो अपना एतमाद है वो खो चुकी है, तो लिहाजा उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते, लिहाजा नए सिरे से असेंबली फार्मूलेशन कर सकते। सेम इसी तरह 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर हम ये देखते हैं कि जब खान साहब की हुकूमत को के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था तो असेंबली डिसॉल्व की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको रिस्टोर करें और वोटिंग होनी चाहिए। तो सेम उस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट ना किया गया। खैर, जो पहली दस्तूर साज असम्बली थी वो डिसॉल्व कर दी गई, और उसको दोबारा से फार्मूलेट किया गया। फार्मूलेट करने के बाद 1954 के अंदर इसके ऊपर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये वो काम जो 1949 में स्टार्ट हुआ, उस काम को 1954 तक ये पहुंच चुका है। अब 5 साल हो गए हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो चुका। जो भी चीजें थी उसको कभी उसको किसी सूबे का इश्यू है, कभी किसी का है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई। अच्छा, आगे चल के इस आइन साजी के अंदर दो ऐसे इवेंट हैं, एक है बोगरा फार्मूला और दूसरा है 1 यूनिट फार्मूला। 1 यूनिट फार्मूले के तहत इन जो सूबों की आपस में चपकलश थी उसको खत्म किया गया, और बोगरा फार्मूला के तहत उस चपकलश को और ज्यादा बेहतरी के साथ हल किया गया। अच्छा, सबसे पहले 1 यूनिट फार्मूला ये था कि चूंकि रिप्रेजेंटेशन का इश्यू था, तो जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है इसकी रिप्रेजेंटेशन देनी थी, तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को के जो चारों सूबे हैं पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को मिला के एक यूनिट बना दिया गया, और दूसरा यूनिट जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो इस तरह इसको 1 यूनिट का फार्मूला कहा गया। और
आगे चल के हम देखते हैं कि जो बोगरा फार्मूला के तहत इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान की गई, कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के दरमियान तकसीम होनी थी लेजिस्लेशन की। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर उस वक्त की जो कौमी असम्बली है उसके अरकान की तादाद 300 अगर होती है, तो उस 300 में से 150 ईस्ट पाकिस्तान से होंगे और 150 वेस्ट पाकिस्तान से होंगे। ये नहीं होगा कि वो 150 जो है वो सूबा पंजाब से हो जाए। सो इन चारों सूबों को मिल के जो 1 यूनिट का जो एक फार्मूला बनाया गया, वो 150 इधर से हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बंगाल की एक सूबे की इन चारों सूबों से ज्यादा थी। इस फार्मूले के तहत इंप्लीमेंट करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। अच्छा, बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और पाकिस्तान का जो पहला आइन है 1956 उसको नाफिज करने में जो हर्डल्स थी जो आ रही थी वो उनको दूर किया गया। और इसके अंदर जो ये हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो चेंज होते रहे, किसी को बरतरफ कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये भी हम चीजें देखते हैं। तो पाकिस्तान का पहला आइन जो 49 में एक एफर्ट स्टार्ट की, उसको बनते बनते तकरीबन 7 साल लग गए, और 23 मार्च 1956 को ये पहला आइन नाफिज कर दिया गया। और अगर हम और ये वो आइन था जो रिटन फॉर्म में था, और वो उन असूलों के ऊपर था जिन असूलों के ऊपर हम आज भी देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बात की गई कि इस्लामी असूलों के मुताबिक था। ये वो आइन है जो 1956 का आइन इतनी तगोदो के बाद बना बना के जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया, 2 साल और 7 माह के अरसे तक ये रहा, और फिर इसको अब्रोगेट कर दिया गया। अब ये भी एक सान्या है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1956 के आइन के बारे में कि जो अच्छा, ये आइन तहरीरी शक्ल में था, जिसको आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, और दूसरा इसको इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। उसकी रीजन ये थी कि इसके अंदर जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है उसको प्रमोट किया गया, और ये कहा गया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो स्टांस है उसको इस आइन के अंदर प्रियम्बल के तौर पे ऐड किया गया। और वो बात जो मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बताई कि फेडरल स्ट्रक्चर था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फिर एक आइन के अंदर होता है जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस है, जिसको लेजिस्लेशन मतलब कि अगर कोई आइन के अंदर कोई नई बात ऐड करनी है या उसमें अमेंडमेंट करनी है, तरामीम करनी है, तो उस हवाले से पार्लियामेंट की जो 2/3 मेजोरिटी थी उस आइन में तरमीम कर सकती थी, जिसको आप सादा अक्सरियत कहते हैं। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो अगर इक़्तिदार चाहती है तो वो ये चाहती है कि हमारी 2/3 मेजोरिटी है। 2/3 मेजोरिटी का ये होता है कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जो हुकूमत है वो मांगे तांगे की हुकूमत है। जितनी भी लेजिस्लेशन आइन के अंदर करनी होती है उसमें 2/3 मेजोरिटी का होना जरूरी होता है, और अगर 2/3 मेजोरिटी ना हो तो हुकूमत जो है वो डामाडोल रहती है, और उसमें कभी भी हुकूमत गिर सकती है। जिस तरह पिछली जितने भी हुकूमतें बनी हैं वो ऐसे ही बनती आई हैं। एक दफा हुआ था कि भुट्टो को 2/3 मेजोरिटी मिली, उसके बाद हम देखते हैं कि नवाज शरीफ को 2/3 मेजोरिटी मिली, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि जो नवाज शरीफ का PMLN का जो स्टैब्लिशमेंट का जो आपस में जो बाहमी चपकलश है, उस वजह से वो इक़्तिदार ज्यादा देर नहीं रह सका। फिर उसके बाद जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस है 2/3 मेजोरिटी का, ये हर गवर्नमेंट कहती रही है। तो इसलिए मैंने आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से डिस्कस कर ली कि ये क्या। अच्छा, ये एक और चीज है, ये आई पूरी दुनिया के अंदर ना 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्राइम मिनिस्टर सिंबल के तौर पे होता है। और जितने भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो
जो रूल है वो प्रेसिडेंट करता है, उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। उसमें ज्यादातर इख्तियारात वो अपने पास रखता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि 1947 से 2024 तक जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर आए हैं, फोर हैं, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर्स को अपने पास रख सकते हैं। आप ये भी देखेंगे आइन के अंदर जो तरमीम है अक्सर वो भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से की गई। कभी प्रेसिडेंट की पावर्स को खत्म कर दिया गया, कभी उसको वापस दे दिया गया, कभी फिर वापस उसको दे दिया गया। तो हम ये लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है वो भी हम देखते हैं कि ये सिस्टम किस तरह। अच्छा, ये जो आइन था 1956 का, ये प्रेसिडेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं था, ये था पार्लियामेंट्री। अब ये कहा गया कि इस आइन के अंदर जो पावर का सरचश्मा है वो अवाम है, और अवाम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट होता है, और प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात होंगे। प्रेसिडेंट सिंबल के तौर पे होगा, जिसके अंदर जो असेंबली है उसके अंदर जो लोग आ रहे हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगी, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो असेंबली की मुद्दत है वो 5 साल के लिए होगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर यक ऐवान बनाया गया, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ही ऐवान था, जिसमें अब हमारे पाकिस्तान के अंदर दो ऐवान है ना, लाइक एक नेशनल असेंबली और सेनेट है। तो ये पहले आइन के अंदर ये सेनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि एक असेंबली है जिसके 150 अरकान ईस्ट पाकिस्तान से और 150 जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से। फिर उसके बाद वही जो बात है सूबाइयत है, प्रोवेंशनल सिस्टम को सेम जो फेडरल सिस्टम था उसको प्रोवेंशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है। तो ये एक पूरी हायरार्की जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसको वफाक के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। बस कहीं पे कोई ग्रेड का फर्क था, जो वो होता है कि वफाकी में क्या है। फिर आगे हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात की गई कि अगर आजाद अदलिया होगी तो वो फैसले कर सकेगी, और जब अदलिया आजाद होती है तो उसमें फैसले करने आसान होते हैं। फिर जो वो मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो जबान का मसला था उसको हल करने के लिए ये किया गया कि बंगाली और उर्दू पाकिस्तान में पहली दफा हुआ कि दो पाकिस्तान की जो जुबानें थी वो कौमी जबानों के तौर पे डिक्लेयर किया गया। फिर हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया और ऑफिशियल लैंग्वेज का जो मसले हैं हल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाने का मकसद ये था कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन आ जाता था और ऑडिटर जनरल आ जाता था, इसमें इस्लामिक पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाते थे, जितने भी इदारे थे जो गवर्नमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट करते थे और जिसके अंदर जो इलेक्शन करवाने का जो प्रोसेस था, वो भी हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या मकसद होता है। वो सारा एक पूरा आईनी इदारे कौन कौन से बनाए गए ये इसके अंदर डिफाइन किया गया। लेकिन जैसे ही ये इम्प्लीमेंट किया 1956 के आइन को, और उसके बाद जो ये आइन था 2 साल 7 माह तक रहा। और उस अरसे में हम ये देखते हैं कि जो सिकंदर मिर्जा है उसने जो गवर्नर का जो लास्ट गवर्नर भी आप उसको कह सकते हैं, गवर्नर जनरल, तो उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लॉन्च किया और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। और साथ ही जो मिलिट्री के साथ जो ताल्लुकात थे वो या पावर वो स्टोर नहीं हो सकी और आपस में क्लैश हुए, और जो अयूब खान है शुरू से ही मिसमैनेजमेंट रही, और उस वजह से हुआ ये कि अयूब खान ने इस मुल्क के अंदर जो 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगा के इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया। अच्छा, अब एब्रोगेट करने का मकसद क्या होता है या ये क्यों किया जाता है? याद रखिए, कभी भी जब मार्शल लॉ लगाया जाता है ना, उस मार्शल लॉ लगाने का सबसे पहला जो रीजन या काज जिसको आप कह सकते हैं वो दी जाती है, वो ये है कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है, मुल्क के अंदर खाना जंगी है, और हमें उस खाना जंगी को खत्म करने के लिए इक़्तिदार के ऊपर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। दूसरा ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाती हैं पब्लिक के अंदर। वो जो भी मार्शल लॉ लगाने वाला वो ये कहता है कि
जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अवाम के अंदर अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं। और तीसरा आ जाता है डिफेंस में कि हमें बैरूनी जो है वो खतरा था, तो जिस वजह से फौज को इक़्तिदार संभालना पड़ा। अच्छा, अब अगर हम इसको मार्शल लॉ की तारीख को हम स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि ये मार्शल लॉ 58 में पहली दफा नहीं लगा था। पहली दफा जो मार्शल लॉ लगा है वो हम देखते हैं 54 या 55 में, आई थिंक लाहौर के अंदर लगाया गया। लाहौर के अंदर एक खाना जंगी हुई या हालात कंट्रोल से बाहर हुए, तो फौज को लाहौर के अंदर मार्शल लॉ लगा के उनको कहा गया कि आप हालात को कंट्रोल करके दें। तो वहां से हमें जो फौज है उसको, जो जो जर्नल्स हैं उनको एक लिंक मिलता है, लिंक कह सकते हैं, या फिर वो एक सोच मिलती है कि हम इस मुल्क के ऊपर इक़्तिदार कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो देन उन्होंने वो जो पूरे वो लाहौर का जो अंदर जब मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने हालात कंट्रोल करके दिए। यही वजह है कि 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगाने में उन्होंने मिनट लगाया। अब इस वजह से हम ये देखते हैं कि ये जो मार्शल लॉ था अयूब खान ने लगाया, तो उसने इसको एब्रोगेट कर दिया। एब्रोगेट का मतलब होता है खत्म कर देना। उसने कहा जी मैं इस आइन को नहीं मानता, और आइन जो है वो एक नया आइन बनाया जाएगा जो मैं असूल दूंगा वो बनाया जाएगा। खैर, उसने वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो थी उसको रिस्टोर किया। वो अपने जो लोग थे उनको बुलाया, उसके अंदर बिठा के उनको कहा कि कैसा आइन बनाओ जिसमें मेरी जो हुकूमत है उसको लीगली तौर पे है कहा जाए कि वो ठीक है। लाइक 58 से लेके 62 तक 4 साल तक इमरजेंसी के नाम पे इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया गया और हालात मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि आइन के तहत जो मार्शल लॉ होता है उसकी मुद्दत होती है 90 दिन। 90 दिन के बाद जो मिलिट्री जो मार्शल लॉ है उसको चलाने वाला या लगाने वाला वो 90 दिनों के अंदर हालात कंट्रोल करेगा, और जो गवर्नमेंट है उसके हवाले इक़्तिदार देने के बाद वो वापस अपने बैरकों में चली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पावर का जो नशा है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो वो 4 साल तो उसने ऐसे निकाल दिए। अब आगे भी वो अपने आप को कंटिन्यू करना चाहता था, तो इस वजह से उसने 62 का आइन दिया। उस 62 के आइन को उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत दिया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो 8 जून 1962 को एक ऐसा आइन नाफिज किया गया जिस आइन के अंदर जो ये एक जस्टिस शाहबुद्दीन की कारकर्दगी में एक ऐसा जो है हम देखते हैं कि एक आइन बना, और उसके अंदर जो ऐसी सिफारशात की गई, ये तकरीबन जो 7 रुकनी जो कमेटी थी, 7 रुकनी, मैंने बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की बात की, उसके अंदर उन्होंने जो 7 लोग थे उन्होंने शाहबुद्दीन की सरबराही में एक ऐसा आइन बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होगी, जो कि 8 जून 1962 को नाफिज कर दिया गया। इसके अंदर सेम वही बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें अलग से हैं। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये दूसरा आइन जो था ये भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें को भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, इसको भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, पार्लियामेंट्री नहीं था। तो ये एक आइन, उसके अंदर वही कौमी जबानें वही भी दो थी। फिर लेकिन एक चीज इसके अंदर एक नई ऐड की गई थी जिसको आप कहते हैं लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, जहां बिलावास्ता जमहूरियत, जिसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो पब्लिक के इलेक्ट किए हुए नुमाइंदे हैं वो आगे एक बंदे को इलेक्ट करें। ये बेसिकली एक फार्मूला जो अडॉप्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन के लिए, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की, प्रेसिडेंट की के इलेक्शन के लिए जो फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है उसको आप इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए ये एक लोकल बॉडी सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जिसके तहत 80,000 के करीब, ये पहले 80,000 थे फिर 1,20,000 कर दिए गए पूरे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से
लोगों को इलेक्ट करवाया गया और उनको कहा, जब वो इलेक्ट हो गए निचली सतह से, जिसमें नाज़िम, नायब नाज़िम, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अभी तो बाद में इसका नाम ऐड किया गया था मुशर्रफ दौर में, पहले इसको नाज़िम और नायब नाज़िम कहते होते थे, काउंसलर होते थे। और निचली सतह से ऊपर इसको लेकर आए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, तहसील नाज़िम, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, और फिर ऊपर जो है वो एमपी। सो ये एक स्ट्रक्चर था जिसके तहत, और उनको कहा गया कि आपने एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है। सो ये टोटल 1,20,000 के करीब जो लोग थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। और इस तरह से जो अयूब खान है उसने अपने आप के इक़्तिदार को लीगली तौर पे, आईनी तौर पे लीगल कर दिया और फिर एक पूरा सिस्टम चलाया। खैर, इसके बाद आ जाता है मरला, दो बड़े साने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने सेपरेशन ऑफ बंगाल और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिस्कस करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।